ओके जी। मीडिएशन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके कंसेप्ट को पढ़ना है, पिक्चर्स में शेयर कर दूंगा, फाइल मैंने जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए मीडिएशन रन करनी है। और इसी तरह का केस अगर आप कर लेते हैं और क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो मीडिएशन का कंसेप्ट क्या है, रिसर्च क्वेश्चन अगर आए तो उसमें मीडिएशन किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और स्टैटिस्टिकली मीडिएशन को कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और पीपीटीज के अंदर सारी चीज़ें मैंने जो है वो ऐड की हुई है। ये देखें, ये प्रैक्टिकली भी करके बताया गया है इसमें, आगे इसमें पीपीटीज में भी डाली हुई हैं चीज़ें। तो आप लोगों ने जो है वो मीडिएशन रन करके देख लेनी है। कुछ समझ आई है? अब ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम जूम पे सेशन कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर आप लोग फिजिकली आ जाएंगे तो हम फिजिकली भी कर लेंगे, ऑन कैंपस कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो 2-4 लोग आ जाएं, हम रिक्वेस्ट करके कोई लैब खाली कराएं, वहाँ पे जो है वो लैब असिस्टेंट को दें जी टाइम, आपने हमारे साथ रहना है, और फिर लोग कहें जी मेरा ये इशू था, मेरा वो इशू था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मिल के बता दें, टाइम मैं बता देता हूँ, और उस पर आप लोग मैक्सिमम तकरीबन लोग आ जाएंगे तो हम वो सेशन भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद अभी चूँकि आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं कि मॉडरेशन जो है उसको, अभी मॉडरेशन के कुछ कंसेप्ट जो हैं वो हमने डिस्कस किए भी हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। तो आ रही है मॉडरेशन मॉडरेशन के कुछ कंसेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। मॉडरेशन मीडिएशन से इजी है, तो वो मीडिएशन को भी मैं गो थ्रू करा दूँ, आप लोग पढ़ लें उसको, बुक के अंदर भी है। और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, और हम कम से कम ये मॉडरेशन तक चले जाएं। आगे जो है वो CFA है, स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडलिंग है, तो फिर उसको हम जो है वो आगे कोई सेशन अरेंज करके उसमें पेपर्स के बाद डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मॉडरेशन को देख लेते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि कोई लेक्चर अरेंज कर लें अगर, तो उसमें फिर हम मज़ीद उसको रिपीट कर लेंगे चीज़ों। और ये याद रखें कि अगर आप लोगों ने आगे MS करना है, उस पर थीसिस आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, या रिसर्च की स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं पेपर को समझने के लिए। और फिर अगर आपने काम करना है, एनालिसिस करना है, तो बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को सीख लें, ये बहुत ज़रूरी है। पेपर को छोड़ भी दें तो फिर भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं, इन चीज़ों को समझें। अच्छा, मीडिएशन हमने देखी है, अब हम मॉडरेशन की तरफ आते हैं। तो मॉडरेशन बेसिकली हमने वही चीज़ जो पहले डिस्कस की है, व्हाट इज़ मॉडरेशन। मॉडरेशन इज़ अ वे टू चेक वेदर दैट थर्ड वेरिएबल इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ, जो हमने कहा था कि अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो मॉडरेशन बेसिकली रिलेशनशिप को वीक करता है या उसको स्ट्रेंथन कर देता है between the independent and dependent variable. An easy way to remember this, that this is a moderator variable, might change the strength or relationship. Strong the moderating nothing at all, यानी कि आपने इजीली ये ज़हन में रख सकते हैं कि एक वेरिएबल मॉडरेटर कब होगा, जब स्ट्रेंथ की बात आएगी, जब डायरेक्शन की बात आएगी, तो मॉडरेशन की बात होगी। अगर रिसर्च क्वेश्चन की बात करें तो जब व्हेन और होम की बात होगी, कि व्हेन और होम के होते हुए थर्ड वेरिएबल जब होगा, तो रिसर्च क्वेश्चन में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। सर इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मीडिएटर है ये तो बेसिकली जो है वो एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए काज बनता है ना। तो जो मॉडरेटर है वो बेसिकली उस रिलेशन को स्ट्रेंथन या वीकनेस करने के लिए या कोई डायरेक्शन शो करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं यार। ज़्यादा एग्जांपल ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप की बात करें ना, तो वो क्यों करते रहते हैं, वो निकाह की वजह से रहते हैं ना, या उनका जो मैरिज का जो है मीडिएशन की जो हमें टीचर दिया करते थे एग्जांपल समझने के लिए, वो ये हो सकती है। और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो क्यों है, उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स साथ रहते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे हो सकते हैं, या उसके मदर और फादर हो सकते हैं, किसी भी स्पाउस के।
उनके होते हुए वो रिलेशनशिप अच्छा है या वीक है, तो वो एक मॉडरेटर हो सकता है। तो इस तरह से पहले तो आप अपने ज़हन में बिठाएं कि मीडिएटर क्या है, मॉडरेटर क्या है, और उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। आप सही बता रहे हैं। ऐसे भी कोई भी एग्जांपल आप माइंड में रख के पहले तो ये ज़हन में बिठा लें कि व्हाट इज़ मीडिएशन, व्हाट इज़ मॉडरेशन, और फिर हाउ टू डिफ्रेंशिएट द मॉडरेशन एंड मीडिएशन। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि मीडिएशन और मॉडरेशन थ्योरेटिकली कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। वही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एरो की अगर हम बात करें तो एरो अगर लाइन के ऊपर टच कर रहा है तो वो मॉडरेशन की निशानी है, या मॉडरेशन को आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसका एनालिसिस में क्या होता है बेसिकली। अब मीडिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि थर्ड वेरिएबल जो मीडिएटर होता है वो कैसे रिलेट कर रहा है और फिर कैसे आगे रिलेशनशिप को ट्रांसफर या इम्पैक्ट को ट्रांसफर कर रहा होता है। जबकि मॉडरेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, एक्स और एम इकट्ठे होके क्या करते हैं, ये बेसिकली मॉडरेशन में होता है। तो एक्स और एम को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का इम्पैक्ट भी देख लेते हैं, एक्स का अलग देखते हैं, एम का अलग देखते हैं, और एक्स और एम दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो वो मॉडरेशन होती है। तो इसकी रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, प्लस बीटा वन एक्स वन यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, बीटा टू बी टू एम आ गया मॉडरेटर, और फिर बी थ्री आ गया एम मल्टीप्लाई बाई एक्स और एम दोनों का इकट्ठा इम्पैक्ट जो है, इसको आप कैलकुलेट करके वो देख सकते हैं कि मॉडरेशन के होने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। ये बेसिकली इसकी वो है कि मीडिएशन जब लो होगी, मीडियम होगी, तो उसकी बेसिकली हम बाद में उसको डायग्राम में भी शो करते हैं कि मॉडरेशन के आने से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, ये प्रूव करना होता है बेसिकली। तो इस तरह की ग्राफ के अंदर जो है वो हम उसको जो है वो इसको शो करते हैं। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई डिपेंड्स अपॉन द specific value of moderator, hence there is a different line for every individual value और मल्टीपल सिंपल रिग्रेशन लाइन के अंदर देखें हाई जिनका है उनका अलग लाइन स्लोप या अलग लाइन है, जो मीडियम पे उनका अलग है, जो लो है उनका अलग है। तो बेसिकली इस पे ये शो करते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है केस वन के अंदर, बोथ प्रिडिक्टर्स एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है वो दिए गए हैं। इस पे एक्स हाई है, हाइट है एक बंदे की, एम उसका एज है, और लाइफ सेटिस्फेक्शन है, यानी कि हाइट का लाइफ सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, और अगर हम उसकी एज को मॉडरेटर ले लें तो क्या ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है हाइट और लाइफ सेटिस्फेक्शन का, या वीक हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, डज द इफेक्ट ऑफ हाइट और लाइफ सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन एज, क्या ये एज पे डिपेंड करता है, या एज इसको इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है इस इम्पैक्ट को। उसके बाद वाई सेंटरिंग द कंटिन्यूस प्रिडिक्टर वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल को उसका एवरेज क्यों लेते हैं। सेंटरिंग प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल जीरो पॉइंट ऑफ एक्स एंड एम gives you effect at the mean of x and m respectively। करते क्यों है इसको, having clearly interpretable 0 points important because the moderator regression we estimate conditional effects of one variable when another variable is fixed। तो चूंकि हम इसमें एक वेरिएबल को फिक्स करके देखते हैं, पहले हम इंडिपेंडेंट का आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देख रहे होते हैं, फिर हम मॉडरेटर का देखते हैं, और फिर हम दोनों का इकट्ठा देखते हैं। Other transformation may be useful in criterion certain cases, but mean centering is usually the best approach। Basically हम इस पे करते क्या हैं, जो हमारा मॉडरेटर होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी पे जो वैल्यू आ रही होती है ना, उसको यूज करते हैं। SPSS ये सारा कुछ कर देता है। ठीक है। तो SPSS does not provide a straight forward model for the plotting interaction। तो SPSS से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर एक एक्सेल की फाइल है उसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। वो मैं करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल ये एक है कि एक्सेल के ऊपर हम इसको कैसे प्लॉट कैसे करते हैं या ग्राफ के अंदर कैसे शो करते हैं। अब अगर हम ये पेपर देखें जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर ये मॉडरेशन है। अगर हम इसके टेबल्स पे चले जाएं
तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि रिग्रेशन के रिजल्ट्स क्या हैं, और फिर इसका जो ग्राफ है वहाँ से हम देखते हैं कि मॉडरेशन के आने से रिलेशनशिप किस तरह से स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मॉडरेशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये ग्राफ जो है ना, ये बता रहा है हमें कि जब वर्क ऑस्ट्रासिज्म हाई या लो है तो लाइफ सेटिस्फेक्शन किस तरह से कम या ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम हाई वैल्यू की तरफ जाएं तो जब वर्क ऑस्ट्रासिज्म हाई है तो फैमिली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको डिफरेंट उसके ऊपर करके वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इस तरह रिसर्च पेपर्स के अंदर भी आपने ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करके शो करना होता है। अब हम इसको करके देखते हैं। आप लोग अपनी फाइल्स खोलें, हम उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब हम कहते हैं कि मिस्ट्री हमारा मॉडरेटर है। ठीक है, तो रेग्रेशन पे आ जाएं वापस, और लीनियर रिग्रेशन में जाके वही चीज़ खोल लें। लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म जनरेट करनी है जिस पे हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमारे पास इंटरेक्शन टर्म आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम वेरिएबल कंप्यूट करते हैं वैसे ही हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नया वेरिएबल हमने क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास था टोटल पीसी, हम इसको पीसी कह देते हैं, अंडरस्कोर मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चूँकि 8 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डालते, तो इसको हम कह देते हैं, इसको पीसी कह दें हम। ठीक है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद है मिस्ट्री, टोटल मिस्ट्री टीएम। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट आपने अपने वेरिएबल्स को मूव करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो है टोटल PCOIS, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इसको मिस्ट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने मॉडरेशन के लिए अलग करनी है कि दो वेरिएबल का आपने इंटरेक्शन बनाना है। अभी मैंने जिस तरह PPTs में बताया था आपको कि ये चीज़ बेसिकली मॉडरेशन में हो रही होती है। अगर हम वापस जाएं तो ये चीज़ की, यानी कि आपने इसमें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और मॉडरेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने x और m को मल्टीप्लाई करके एक अलग वेरिएबल जनरेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस अपने एनालिसिस में जाते हैं और इसमें जाके रन कर लेते हैं फाइल के अंदर। अब वेरिएबल हमारे पास बन गया है, थर्ड वेरिएबल जिसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, एनालाइज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आउटकम वेरिएबल वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। और क्या करेंगे, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको अब हम जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे टोटल मिस्ट्री और ये आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जो हमारे पास नया वेरिएबल अभी हमने जनरेट किया है, ये पीसी और टोटल मिस्ट्री को मल्टीप्लाई किया, ये करके आपने ओके कर देना है, हमारे पास मॉडरेशन के रिजल्ट आ जाएंगे और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन आ गया, उसकी वैल्यू 0.7 से नीचे है। और यहाँ पे अगर हम मॉडल समरी में आ जाएं तो मॉडल हमारे पास 3 बने हैं, चूँकि इसमें जो है वो कंट्रोल वेरिएबल्स भी डाल दिए हैं हमने। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स डाउट वैसे भी हम कर सकते हैं इसको। हाँ, इसमें चूँकि 3 वेरिएबल इसलिए बने हैं कि पहले इसमें टोटल PCOS अलग से डाला हुआ है, उसके बाद टोटल PCOS जो मिस्ट्री है, और फिर उसके बाद हमने ये डाल दिया है इसको। ठीक है, तो इनके आप बीटा वैल्यूज़ देख लें। अब हमारे पास बाकी वैल्यूज तो सेम उसी तरह आएंगी, लेकिन जो हमारा मॉडरेटर है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे। उसकी टी वैल्यू जो है वो लेस देन 1.6 है और वो पी वैल्यू भी इसकी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो टोटल मिस्ट्री है, इट डज नॉट मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन PCOIS
और जो परसीव स्ट्रेस है उसके दरमियान इसने मॉडरेशन नहीं की। इसकी जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना हमने एंड पे रो नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 अगर सर आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो एक पेज पर स्टक हुई। यस सर, टेबल शो नहीं हो रहा। ओके, अब आप रिजल्ट्स में आए जरा। ये रिजल्ट्स हैं हमारे, इस पे PCOIS के वैल्यू हैं, उसके बाद जो वैल्यू है वो PCOIS और मिस्ट्री की है, और उसके बाद एंड पे इसका इंटरेक्शन आ रहा है जिस पे हम PC और TM को मल्टीप्लाई किया था। और अगर हम बाकी रिजल्ट्स देखें तो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ जो हमारी इंटरेक्शन टर्म है जिस पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इट मीन्स कि हमारा जो मॉडरेटर है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है या मॉडरेशन नहीं हो रही। अगर ये सिग्निफिकेंट होता, यानी कि इसकी वैल्यू जो है जिस पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको, उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती या उसकी टी वैल्यू और पी वैल्यू जो है वो अपनी रेंज में होती, तो हम कहते कि ये जो मिस्ट्री है वो मॉडरेट्स कर रहा है बिटवीन PCOISS और परसीव स्ट्रेस के रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा है। अब हमारा जो मॉडरेशन का हाइपोथेसिस है वो कंफर्म नहीं हुआ या वो सपोर्ट नहीं हुआ, जबकि बाकी हाइपोथेसिस इस केस में सपोर्ट हो गए। अब चूंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम ग्राफ भी ड्रा नहीं करेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो फिर हम ग्राफ ड्रा करते। यहाँ तक समझ आई है? ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जी सर। किसी की भी? जी सर, जी सर। और ये बहुत बेसिक है। अब तो हमारे पास मॉडरेटेड मीडिएशन और बड़ी चीज़ें आ गई हैं। यूट्यूब के ऊपर जस्ट आप लिखेंगे ना हाउ टू रन द मॉडरेशन, तो आपके पास 100 की उसमें वीडियो आ जाएंगी। कोई भी वीडियो देख के आप रिजल्ट्स को रिपीट कर सकते हैं। मैं ये वीडियोस भी शेयर कर दूंगा और PPTs भी शेयर कर दूंगा। आपने इनको देखते हुए कोशिश करनी है रन करने की। और फिजिकल लेक्चर ट्यूसडे और मंडे को अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 4 बजे आ सकते हैं, लेकिन मुझे एडवांस में बताएंगे कंफर्म करके, तो मैं आगे से लैब वगैरह, क्योंकि यहाँ पे पेपर होने हैं। अब नेक्स्ट जो वीक है वो अंडर ग्रेड के पेपर शुरू हो रहे हैं। हाँ, दिन में 3 या 4 उसमें स्केड्यूल्स में पेपर हुआ करने हैं, और मुझे अगर एडवांस में बताएंगे तो मैं अपना टाइम भी देख लूँगा और जो है वो उसका लैब भी देख लूँगा। और अगर आप ऑन कैंपस की बजाय ऑनलाइन ये चीज़ें रिपीट करना चाहेंगे तब भी आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है, ताकि फिर हमको टाइम देख के उस पर चीज़ें रिपीट करनी है तो मैं रिपीट करवा दूँगा। सर आप एक दिन दे देना सर, उसमें जो फिर अवेलेबल हो वो आ जाए ताकि। यार आप ना ग्रुप के अंदर मैसेज करें और कंसेंट लें कि ऑनलाइन वाले कितने हैं या ऑन कैंपस वाले कितने हैं। इस साल से पहले तो हम देखें ना कि ऑनलाइन ज़्यादा फिजिकल रहेगा या ऑन कैंपस रहेगा। अब चूंकि हमारे पास पेपर्स हो रहे हैं और वहाँ पे रूम वगैरह कराना और वहाँ पे लैब असिस्टेंट को साथ एंगेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग कोई आएंगे तो फिर ही मज़ा आएगा वो ऑन कैंपस करने का। ये ना वो 2-3 लोग आ जाएँ बाकी जी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, फिर उससे बेहतर है हम ऑनलाइन रख लें ऑन कैंपस की बजाय। तो पहले तो ये कंसेंट लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं। अगर ऑन कैंपस आना है तो फिर उसके लिए 4 बजे या 4:30 से ऑनवर्ड हो सकता है टाइम। अगर ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन का तो फिर हम थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं। ओके हो गया सर। सर मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर ऑन कैंपस हो जाए। हाँ, आप देखें ना, अगर आप PhD के हैं तो PhD वाले ग्रुप के अंदर लोगों से कंसेंट ले लें कि कितने लोग जाते हैं ऑनलाइन या ऑन कैंपस। और इसी तरह MS का कोई बच्चा जो है, हुमा आप ऐसा कर लें, एक मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर और ये कंफर्म कर लें या कंसेंट ले लेंगे कितने ऑन कैंपस वाले लोग हैं। अगर एवरेज लोग भी कर दें तो हम ऑन कैंपस अरेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन हो सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, MS1 वाले ज्यादातर यही चाहते हैं कि ऑन कैंपस हो। मेरा उनसे डिस्कस हुआ था पहले भी। फिर ठीक है, हम 4:30 बजे कर लेते हैं। मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि ट्यूसडे हो सकता है या मंडे बेहतर है, तो दिन डिसाइड कर लें, ग्रुप के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन इनिशिएट कर लें ताकि लोगों का कंसेंट भी आ जाए और ये भी पता चल जाए, फिर हम टाइम फिक्स करके मैं वहाँ पे टाइम ले लूँगा। ठीक है, ओके हो गया सर। ठीक है, बाकी मैं मटेरियल लेक्चर्स शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और कहीं पे इशू आता है यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। सर पेपर का पैटर्न वही होगा, सेम जो मिड में हुआ था? वही होगा। पेपर इस दफा 50 नंबर का होगा, तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। पहले 30 थे या 50 होंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा।
ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? ओके, फिर हम ख़त्म करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने करनी है, और भी थोड़ा सा बताना भी है कि दिन कौन सा फिजिबल है, और बाकी लोगों से कंसेंट भी ले लें, फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे। ठीक है? ठीक हो गया सर।